नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी। पिछले कंडीशन की बात करें, वैदिक काल की बात करें तो उस समय पर राजनीतिक स्थिति काफ़ी सामान्य थी। राजा का महत्व बहुत कम था। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा करना और व्यवस्थाओं को बनाए रखना था। लेकिन अब राजा धीरे धीरे निरंकुशता की ओर बढ़ने लगा था। अब हम ये देखते हैं कि इस समय पर राजतंत्र की जो आधारशिला वह रखी जा चुकी थी या नहीं। हालांकि वैदिक काल में भी हम ये देखते हैं कि सभा समिति और विदत जैसी संस्थाओं का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन उनका महत्व फिर भी थोड़ा बहुत था। इस काल में क्या था, आइए देखते हैं। केंद्रीय स्थान जो था इस समय पर राजनीति का, यानी कि इस समय पर आर्यों का जो मुख्य स्थान था वह मध्य देश था। मध्य देश की बात करें तो सतलुज यानी कि पंजाब क्षेत्र से लेकर पंजाब के जो लुधियाना एरिया है उधर साइड में हमें लुधियाना हुआ, फिरोजपुर हुआ, उधर साइड में हमको ये दिखती है सतलुज नदी। तो उधर से लेकर गंगा दोआब तक, गंगा दोआब बोले तो गंगा और यमुना का दोआब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक इनकी राजनीतिक स्थिति हो चुकी थी। जहाँ ऋग्वैदिक काल में आर्यों का क्षेत्र विस्तार भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में ही था, उत्तर वैदिक काल की समाप्ति तक इनका क्षेत्र विस्तार गंगा यमुना में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हो गया था। हम देखते हैं कि किस प्रकार आर्य उत्तर भारत के पंजाब क्षेत्र में आकर बसते हैं और फिर वहाँ की जो स्थानीय बस्तियाँ होती हैं उन लोगों को या तो अपना गुलाम बना लेते हैं या फिर उन्हें खदेड़ देते हैं और फिर उन्हें भी भगा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इनके ही समकालीन अनार्यों की मगध क्षेत्र में बस्तियां प्रारंभ हो चुकी होती हैं, जबकि आर्य मगध क्षेत्र तक नहीं पहुंचे होते हैं और वे धीरे धीरे क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए उत्तर वैदिक काल तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों तक वे पहुंच चुके होते हैं। साथ ही राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं उनके जनपद हमें देखने को मिलेंगे। इस काल में आर्य बस्तियों का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा था। इस प्रकार में उत्साही राजकुमारों की विजय के साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा अग्नि के माध्यम से जंगलों को साफ कर नई बस्तियां बसाना भी प्रमुख था। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक आप लगा सकते हैं कि भाई इन्होंने पंजाब क्षेत्र में जब उन्होंने बस्तियां बसा ली तो वे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर की तरफ क्यों नहीं गए, या फिर वे सिंध या फिर अफगानिस्तान की तरफ क्यों नहीं गए, या राजस्थान की तरफ क्यों नहीं गए, वे उत्तर प्रदेश की ओर ही क्यों आए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा, तब तक आप सोचिए। नवीन बस्तियों के विकास में लोहे की भी भूमिका दिखाई देती है। इस काल में राज्य पहली बार क्षेत्र आधारित हुआ, जबकि पहले राज्य जन आधारित था। हम देखते हैं कि किस तरह एक परिवार, एक कुटुंब, मतलब एक ही सरनेम वाले लोग, या फिर उस टाइम के हिसाब से कहें तो एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए वाले लोग, मतलब एग्जाम्पल के लिए एक आदमी है और उसके 10 बच्चे हैं, 10 ज़्यादा हो गए, उसके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के फिर 8, 4 बच्चों के फिर 2-2 बच्चे हैं तो 8 बच्चे हो गए। इस तरह से एक ही परिवार का एक कुनबा बन गया, एक कुल बन गया। तो कुल का प्रमुख होता था कुलप, जो सबसे हेड होता था, जो सबसे ज़्यादा कमाऊ होता था, मतलब जिसकी ज़्यादा चलती थी वह हेड होता था। और कुल के बाद में फिर हम देखते हैं बिस, बहुत सारे कुल मिलकर बनते हैं बिस, ऐसे ही और बिस को आप गाँव की तरह भी समझ सकते हैं। और फिर बिस, बहुत सारे छोटे छोटे बिस मिलकर बनते हैं जन। जन यानी कि आज आप देखते हैं गांव, बड़े गांव की तरह जो बड़े लेवल के गांव होते हैं उस तरह से जन होते थे। तो इन जनों का जो था वह जन आधारित ये होते थे, राज्य का आधार। जन मतलब कि बहुत सारे कुल मिल गए और फिर
बहुत सारे कुलों का एक बस्तियाँ या फिर एक क्षेत्र जैसा बन गया, तो उसी कुल के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और वही कुल के लोग वहाँ पर शासन कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुल या जन का आधार न होकर अब राज्य क्षेत्र के आधार पर बनने वाला था। मतलब इस क्षेत्र का राजा वो है और उस क्षेत्र का राजा वह है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इस काल में दो या दो से अधिक जनों से मिलकर जनपदों का निर्माण हुआ। मतलब जो छोटे छोटे जन थे, अब इस चीज़ को मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, आज़ादी से पहले भारत में बहुत छोटे छोटे शहर थे। कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, नागपुर और भी बहुत छोटे छोटे ज़िले थे। इलाहाबाद और आज का प्रयागराज जिसे हम कहते हैं, लखनऊ, ये सब छोटे ज़िले थे। मतलब आज के जैसे आज का कोई ज़िला हुआ, जैसे नागपुर हुआ, जबलपुर हुआ, इंदौर हुआ, इस तरह से ये प्रसिद्ध तो थे और स्थानीय शक्तियों के केंद्र भी थे, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं थे। जैसे दिल्ली को छोड़ दें तो दिल्ली वाकई बड़ा था क्योंकि वह उत्तर भारत की राजधानी था। लेकिन ये शहर अंग्रेज़ों के आने के पहले इनका अस्तित्व नहीं था। अंग्रेज़ों के आने के साथ साथ चूँकि ये बंदरगाह की स्थिति में थे, कोलकाता और मुंबई और सूरत, तो ये धीरे धीरे यह शहर बनने शुरू हुए और पहले ज़िला बने, मतलब बहुत छोटे लेवल पर। और फिर जब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो आज के समय में हम देखते हैं कि ये बड़े महानगर हो गए। अगर आप इंडिया को नहीं पहचानते, अगर कोई फॉरेनर इंडिया के 10 शहरों के नाम भी लेगा ना, तो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, बेंगलोर ऐसे शहरों का नाम लेना नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि ये आज की बड़ी सिटी बन चुकी है। अब यहाँ पर देखना, इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। अब जो कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, ये तो ऐतिहासिक शहर हैं। ये लंबे समय से इनका विकास चल रहा था। लेकिन जो बेंगलोर है, जो पुणे है, गुड़गांव है, नोएडा है, इनका कोई हिस्टोरिकल वैसा महत्व हमें देखने को नहीं मिलता है। ये आज के दौर में बने तकनीक के कारण बने ये अचानक से उठे शहर हैं। जैसे बेंगलोर को इंडिया का आईटी हब कहते हैं। आईटी बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पर, इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनियां हैं वो बहुत सारी हैं, इसलिए वहाँ एक बड़ा शहर बन गया। पुणे की बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आप नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, तो दिल्ली के दबाव को कम करने के लिए इन क्षेत्रों को एक महानगर के रूप में डेवलप किया गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। अब पहले वाले एग्जाम्पल से आप समझो कि जो छोटे छोटे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ या लखनऊ हुआ या कोलकाता हुआ, ये गांव से जिला बने और जिला से फिर शहर बने और आज ये महानगर है। उसी तरह छोटे छोटे गांव थे, जन थे, मतलब कि कुल जो परिवार, एक ही परिवार के लोग थे, कुल थे, कुल से वे मिलकर विश्व बने और विश्व से मिलकर वे जन बने। जन का मतलब आप आज के एक गांव से समझ सकते हैं। बहुत सारे गांव मिलकर एक जनपद बने। आज भी आप देखते होंगे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे या नहीं भी होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, तो आपने इतना तो पढ़ा होगा कि जनपद पंचायत जैसा कंसेप्ट हर ज़िले में होता है। गांव मिलकर जनपद पंचायत बनाते हैं और फिर वहाँ पर भी चुनाव होता है और वे जनपद सदस्य मिलकर जनपद पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को चलाते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के लिए क्या होते हैं? महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, ये होते हैं। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और जनपद सदस्य और जनपद पंचायत होती है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बने और फिर जनपद एक दूसरे पर, जब जनपद शक्तिशाली हुए तो उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया और फिर जो बचे वे महाजनपद कहलाए, क्योंकि उनका क्षेत्र अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये पहले एग्जाम्पल से हमने समझा कि कैसे छोटे छोटे शहर जो कभी जिला रहे होंगे, जो कभी गांव रहे होंगे, वे महानगर के रूप में आज दिख रहे हैं। उसी तरह छोटे छोटे गांव जो कभी जन थे,
उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि इस समय पर लोहे से लोग परिचित हो चुके थे, हथियारों का विकास हो चुका था, कृषि संसाधनों का विकास हो चुका था, तो उनके पास में थोड़ा धन आ गया था, हथियार आ गए थे, तो उन्होंने क्षेत्र विस्तार के लिए। और दूसरी बात, इस समय पर राजा का पद निरंकुश हो गया था, यानी कि राजा के ऊपर दबाव रखने वाली सभा समिति विधत जैसी संस्थाएं नहीं थी। इसलिए राजा ने अपने क्षेत्र विस्तार को प्रमुखता दिया और इस समय पर हम जनपदों का निर्माण देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये आज के शहर नहीं है। आज के शहर क्या है? पुणे है, नोएडा है, जो गुड़गांव है, ये आज के शहर हैं। लेकिन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहर, अहमदाबाद जैसे शहर, सूरत जैसे शहर, ये ऐतिहासिक शहर हैं। ये दिल्ली सल्तनत से शुरू होकर अंग्रेज़ों तक ये प्रमुख शहर रहे। खैर, जो कोलकाता है, मुंबई है, ये तो बाद के अंग्रेज़ों के काल में आए, लेकिन दिल्ली हुआ, हैदराबाद हुआ, सूरत हुआ, ये सल्तनत काल से ही प्रमुख शहर के रूप में देखे जाते हैं। तो आज के समय में ये और ज़्यादा डेवलप हुए। अब इसी एग्जाम्पल को हमारे इस चैप्टर में उठाकर रख दीजिए। ये जो जनपद है, इन्हीं में से कुछ जनपद आगे चलकर महाजनपद बनने वाले हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन्हीं में से कुछ जनपद आगे जाकर अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे और 16 महाजनपदों में से एक बनेंगे। इसलिए ये ध्यान में रखना, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से जनपद उत्तर वैदिक काल के हैं, किनका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 4-5 दे दिया जाएगा और फिर बताइए किनका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है या फिर कौन से जनपद वैदिक काल के हैं, और आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया। पहला ये कि छोटे छोटे गांवों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया, उन गांवों को जन कहते थे, और उन्हीं गांवों ने तहसील या जिला जैसे क्षेत्रों का निर्माण किया। आज के तहसील या जिला जैसे, मतलब कुल मिलाकर अपना क्षेत्र विस्तार किया और फिर वे जनपद कहलाए। जैसे आज हम ग्रामों के समूह को जनपद कहते हैं, उसी तरह उन्होंने एक दूसरे पर, छोटे छोटे जनों ने आक्रमण किया और जनपद बनाया। फिर आगे चलकर जनपदों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया और जनपदों ने जब जनपदों को हराया तो वे महाजनपद कहलाए। ठीक है। और फिर यही कुछ जनपद अस्तित्व में रहे और कुछ मगध जैसे नए जनपद आए, और फिर बहुत आगे चलकर हम शुंग काल तक देखेंगे, मौर्योत्तर काल तक हम देखेंगे कि जनपदों में एक ही महाजनपद हमें देखने को मिलेगा, मगध साम्राज्य। अब हम कुछ प्रमुख जनपदों की बात करते हैं और इन्हें समझ लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी। तो अगर खिचड़ी पक रही है तो उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको फिर से या तो डिस्क्रिप्शन में समझा दूंगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपको जवाब देकर, या फिर से एक नया वीडियो अच्छे से तैयार करूंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है। अब देखते हैं कुरु जनपद। कुरु जनपद बोले तो भरतजन और पुरुजन। प्रारंभिक राजधानी थी असंधिवात और बाद की राजधानी थी हस्तिनापुर। इसी कुरु जनपद से हमें कौरव और पांडव जैसे वंश देखने को मिलते हैं, और इसी जनपद में हमें जो 2 वंश हमें देखने को मिलेंगे, कौरव और पांडव, इनके बीच में महाभारत का युद्ध होता है और इस युद्ध में पांडव जीतते हैं। महाभारत के युद्ध की जो संभावित तिथि मानी जाती है वो है 950 ईसा पूर्व के लगभग, यानी कि लगभग 950 के आसपास यह युद्ध हुआ होगा। ईसा पूर्व है, इसका मतलब 0 से 950 साल पहले। 0 के बाद अभी 2025 चल रहा है, तकरीबन 2000 प्लस 950 कर देते हैं तो 2950 साल पहले, आज से 2950 साल पहले यह युद्ध हुआ था।
ईसा पूर्व और ईस्वी में मैं अंतर आपको लगभग ज़्यादातर वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ईस्वी वे सन हैं जो 0 से शुरू हुए और अभी चल रहे हैं। लोगों ने एक मानक तिथि मानी कि इस तिथि से हम सन की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से ईस्वी होगा। कुछ लोग इसे आध्यात्म से जोड़ने के लिए कहते हैं कि यह ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू होता है, इसलिए हम इसे ईस्वी कहते हैं, ईस्वी सन कहते हैं। और कुछ चीज़ें हमें पुरातात्विक आधारों पर, साहित्यिक प्रमाणों पर, कुछ चीज़ें हमें बाद में पता लगी कि ये तो हमारे सन शुरू होने से बहुत पहले की है। तो हम ये देखते हैं कि कितने पहले की है 0 से। तो महाभारत के युद्ध के प्रमाण हमें मिले 0 से 950 साल पहले, तो हम उसे कहते हैं ईसा पूर्व। हमारे शून्य से पहले यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 950 साल पहले ईसा पूर्व वह चीज़ थी। इसे अन्य भाषा में बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, BCE भी कहते हैं, और ईस्वी सन को BC यानी कि CE यानी कि कॉमन एरा कहते हैं। तो इस तरह से 2950 साल पहले यह युद्ध हुआ था, और इसी जन जो भरत जन है, यहाँ पर भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और इसके एक सम्राट हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत चक्रवर्ती। साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर उनका क्षेत्र विस्तार संपूर्ण भारत में था, इसलिए उनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब इस जन के क्षेत्र विस्तार की बात करें तो आज आप खुद देख सकते हैं कि हस्तिनापुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो हस्तिनापुर हरियाणा क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र हरियाणा क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में हुआ था यह महाभारत का युद्ध। तो इनका क्षेत्र विस्तार है हरियाणा, ठीक है, दिल्ली और पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी से बात करें तो यही नोएडा हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। तो एक मैप के ज़रिए भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आपको पांडव हुए या फिर कौरव हुए, ये आपको इसी क्षेत्र में देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा कि अब ये धीरे धीरे जो आ रहे हैं अपना क्षेत्र विस्तार धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं। तो पंजाब क्षेत्र से निकलकर उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। अब यहाँ के प्रमुख शासकों की बात करें जिनका प्रमाण हमें मिलता है सीधे तौर पर, तो वे हैं वाहलिक, प्रतिपिय, परीक्षित, जन्मेजय, तिक्षुक। ये सभी राजा आपको महाभारत काल के बाद के देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका उल्लेख हमें मिल रहा है, ठीक है। परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जन्मेजय द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्यों होते हैं? राज्य विस्तार के लिए होते हैं, इसलिए अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा एक प्रतापी राजा माना जाता है, और एक प्रमुख, उसे हम एक प्रसिद्ध राजा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और वह घोड़ा जिस भी क्षेत्र में जाता है, अब मान लीजिए मैंने अश्वमेध यज्ञ किया और मेरा घोड़ा आपके घर के पास से गुजरा, तो आपको या तो ये मानना पड़ेगा कि आपका घर मेरा हो गया, मेरे अधीन हो गया, या फिर आपको मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और लड़ाई में अगर मैंने आपको हरा दिया तो क्षेत्र वैसे ही मिलेगा, और आपने हरा दिया तो फिर आपको मेरा क्षेत्र मिल जाएगा। तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो इस बात का प्रतीक था कि राजा अब शक्तिशाली हो गया है, और राजा का घोड़ा जिस क्षेत्र में जाएगा वह क्षेत्र राजा का हो जाएगा। या तो उसे अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, या फिर उसे मतलब कि युद्ध करना पड़ेगा। और अश्वमेध यज्ञ कोई भी उसी कंडीशन में करवाता रहा होगा जब उसे ये भरोसा हो जाए कि अब वह चीज़ें जीत सकता है, राज्य जीत सकता है, और फिर अंततः वह घोड़े की बलि दे देता था। और एक और यज्ञ इन्होंने करवाया था जन्मेजय ने, सर्वशत्र यज्ञ। सर्वशत्र यज्ञ होता है संपूर्ण पृथ्वी से सांपों के विनाश के लिए, जो जहरीले सांप होते हैं उनके विनाश के लिए। तो ये धार्मिक चीज़ें हैं, अब इनसे सांप मर जाते तो आज होते ही नहीं, ये बात भी है। कुरु वंश का अंतिम राजा था तिक्षु था, जिसने बारंबार बाढ़ के कारण हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के कारण
नई राजधानी हस्तिनापुर के स्थान पर कौशाम्बी को बनाया। और कौशाम्बी भी एक प्रमुख राजधानी के रूप में हमें देखने को मिलती है पुरू जनपद की। अब हम इसके बाद में दूसरा जनपद देखते हैं, पांचाल जनपद। क्रीबी जन और तुर्बसजन से मिलकर ये बना, मतलब कि इन दोनों के मिलने से यह बना पांचाल जन। इनका जो क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश का बरेली, उत्तर प्रदेश का बदायूं और उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद क्षेत्र। और ये तीनों क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये तीनों क्षेत्र आप जब मैप देखेंगे तो आप प्लीज़ मैप ले लेना एक दीवार में लगाने वाला बड़ा वाला, और उससे आप चीज़ों को समझना। तो जो बरेली है ये तो आपको उत्तराखंड के नीचे साइड में पीलीभीत है, उसके नीचे आपको बरेली मिलेगा। फिर बरेली के जस्ट नीचे आपको बदायूं मिलेगा, और बदायूं के थोड़े से राइट साइड में नीचे तरफ आपको फर्रुखाबाद मिलेगा। तो इन क्षेत्रों पर इस जन का अधिकार था। तो इनके पड़ोसी कौन हो गए? इनके पड़ोसी हो गए जो भरत जन वाले थे, कौरव पांडव वाले, वे इनके पड़ोसी हो गए हरियाणा क्षेत्र के, उनसे इनकी बॉर्डर लग रही है। द्रौपदी पंचाल जन की राजकुमारी थी। यही कारण है कि आप देखते हैं कि द्रौपदी जो अर्जुन है उनसे विवाह करती है, और फिर बाद में अर्जुन जब उन्हें अपनी माँ के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि माँ देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, वो कहने ही वाला होता है कि माँ मैं बहू लेके आया हूँ, उससे पहले ही उनकी माँ कह देती है कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। अब पता नहीं उन लोगों का क्या दिमाग चल रहा था कि उनने कहा, अब माँ ने कह दिया है तो कह दिया है। फिर उन्हें बाद में लगता है कि भाई ऐसा नियति में था, ऐसा भाग्य में था, लिखा हुआ था पहले से ही। तो फिर पांचाली जो द्रौपदी रहती है वह पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में कहलाती है। तो अब कई लोग सोचते हैं कि 5 पतियों की पत्नी है इसलिए पांचाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द्रौपदी पंचाल जन की राजकुमारी थी इसलिए वह पांचाली कहलाई, ठीक है। और द्रौपद उनके पिता का नाम था इसलिए वह द्रौपदी कहलाई। और द्रौपदी का वास्तविक नाम था कृष्णा। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण वह यज्ञ सैनी भी कहलाई। तो अब यहाँ पर से आपको थोड़ी सी आपका जो धर्म की चीज़ें हैं वे भी आपको समझ में आएंगी कि ये पड़ोसी थे, तो इसलिए हो सकता है कि इनके संबंध अच्छे रहे हों और अर्जुन ने विवाह कर लिया हो। तो इस तरह से इनके विवाह को भी आप समझ सकते हैं। कुछ कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। इनकी राजधानी थी कामपिल्ले। अब कुछ इस काल में दार्शनिक राजा भी हुए। दार्शनिक राजा से मतलब क्या है? इस काल में पुरोहित वर्ग बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, कर्मकांड और उनके जो अंधविश्वास थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पुरोहित के बिना राजा का अस्तित्व था ही नहीं, ऐसा माना जाने लगा था। तो कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने पुरोहितों की इस आडंबर को, इस अहम को चुनौती दी कि हमारे बिना कुछ भी नहीं। और कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने खुद ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या प्राप्त किया और वे ज्ञानी कहलाए। उन्हीं में से ये दार्शनिक राजा, विद्वान राजा थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि इन्हीं क्षत्रिय कुलों में जन्म लेते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, और फिर वे ब्राह्मणों के आडंबरों के खिलाफ 2 बड़े धर्मों को खड़ा करते हैं 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य। तो यहाँ पर प्रवाहन जयवाली दार्शनिक राजा थे, और इसी वंश के आरुणि श्वेत केतु भी दार्शनिक राजा थे। हमें कुछ दार्शनिक राजा मिलते हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। कौशल जनपद की बात करें तो इनका क्षेत्र था यूपी में सरयू नदी के तट पर। यूपी में सरयू नदी के तट पर कौन सा क्षेत्र है इनका? तो यूपी में सरयू नदी, आपको ये देखना होगा मैप अगर आपके पास में हो। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें आप जितनी आसानी से समझेंगे आपको उतना ही सही लगेगा और आपकी पढ़ाई उतनी ही ईजी हो जाएगी। तो आप मैप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो अयोध्या है, अयोध्या हुआ और श्रावस्ती हुआ, इनके आसपास सरयू नदी बहती है। और तो अयोध्या और श्रावस्ती क्षेत्र में इनका क्षेत्र था।
राम कथा यानी कि भगवान श्री राम का संबंध यहाँ पर से है। और आप ये देखते हैं कि अयोध्या से जो जनकपुरी है, जो माता सीता का स्थान था, वह भी आपको पास में दिखता है। तो यहाँ पर से ही भगवान राम का संबंध है। और यहीं पर जो प्रसिद्ध राम मंदिर है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान, वह भी मौजूद है। काशी जनपद की बात करें तो क्षेत्र इनका था बरनपति नदी के तट पर, यूपी में वाराणसी, जो आज का वाराणसी है, वाराणसी और यानी कि बनारस, उस क्षेत्र में ये था। तो जो वाराणसी आपको देखने को मिलेगा, ये इलाहाबाद के आसपास देखने को मिलेगा, बिहार की बॉर्डर से टच है। इस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा, मुगल सराय के पास में, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के पास में भी है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के पास में। मैं आपको लास्ट में मैप के ज़रिए इन क्षेत्रों को दिखाऊंगा। विदेह जनपद की बात करें तो विदेह जनपद राजधानी मिथिला थी और क्षेत्र था सदानीरा। गंडक नदी का विस्तार इन क्षेत्रों में हुआ था और उत्तर वैदिक काल का सबसे पूर्वी जनपद आर्यों का विस्तार यहीं तक था और सीता माता यहीं से थी। प्रमुख राजा थे जनक, विदेह माधव और दार्शनिक राजा। अब ये जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये गंडक नदी की बात कर रहे हैं। तो गंडक नदी से आप समझ सकते हैं कि इनका क्षेत्र क्या था। गंडक नदी जो है वह नेपाल से बहती हुई जो बिहार है, उसका जो मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, मोतिहारी है, उन क्षेत्रों में जो पटना है, पटना गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब उसके आसपास से बहती है, तो उस क्षेत्र तक ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनकी जो राजधानी थी वह थी मिथिला। इनकी राजधानी क्या थी? मिथिला। और हम देखते हैं कि मिथिला से ही माता सीता आती है और जनक, उनके जो पिता थे, वह हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और यहीं तक, अभी तक आर्यों का विस्तार यहीं तक हुआ था। और इसके पूर्व में, मतलब इनके जो पड़ोसी थे वह थे जो मगध साम्राज्य के उस समय के जो लोग रहे होंगे वह थे। हालांकि मगध भी उस समय पर एक जनपद की स्थिति में ही था। तो ये है इंडिया का मैप। और चलिए अब हम यहाँ पर और आसानी से समझते हैं इन क्षेत्रों को, ताकि आपको इनकी कंडीशन, इनकी लोकेशन भी पता चल सके, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब है, इसके पास में आपको गंधार देखने को मिलता है, सिंधु नदी के दोनों तटों पर। और जो यह था, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा था। इसको नोट कर लेना कि जो गंधार था, ये इस आर्यकाल में जो जनपद थे, सबसे पश्चिमी जनपद था। केकई जनपद की बात करें तो केकई जनपद जो था वह गंधार और ब्यास नदी के मध्य था। ब्यास नदी आपको यहाँ पर कहाँ दिख रही होगी? तो ब्यास नदी, यार अब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यह है सिंध, यह है चनाब, यह है सतलुज और यह है रावी। चनाब, झेलम, ब्यास कहाँ पर है आपको? ब्यास ये दिख रही है, ये अमृतसर के पास में। तो इधर साइड में आपको देखने को मिलता है कौन सा? कैकेय जनपद। मद्र और मत्स्य जनपद थे, ये आपको आज के राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कुरु जनपद, जहाँ पर से हमें पांडव और कौरव देखने को मिलते हैं और जहाँ पर से हमें भारत जो कबीला है वह देखने को मिलता है। तो इनका जो क्षेत्र था, वह इनका क्षेत्र था हरियाणा, या हरियाणा आपको दिख रहा है, दिल्ली आपको दिख रहा है। और यहाँ पर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे ये आपको नोएडा, फरीदाबाद, बागपत, शामली, मेरठ, हापुड़, ये सभी क्षेत्र देख रहे हैं, ये कभी कुरु जनपद के अधीन हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमने गांधार देख लिया और फिर एक और देख लिया और फिर ये हमने यहाँ पर ये कुरु जनपद देख लिया। अब इसके बाद में जो दूसरा जनपद आएगा, वो उस जनपद की सीमा यहाँ पर कुरु जनपद से मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस जनपद में अर्जुन देखने को मिलेंगे और उनकी जो पत्नी थी, उन जिनसे वे प्यार करते थे, वो लव मैरिज जिनसे उन्होंने की थी, वे आपको इधर देखने को मिलेंगी। कहाँ पर देखने को मिलेंगी? तो वो आपको यहाँ बरेली में, बदायूं में और ये फर्रुखाबाद, ध्यान से देखना, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये इन 3 क्षेत्रों में आपको पांचाल जनपद देखने को मिलेगा, जहाँ पर से आपको पांचाली जो द्रौपदी है वह आपको देखने को मिलेगी, जिनका वास्तविक नाम था कृष्णा,
और यह जनपद इसी जनपद में आपको प्रवाहन जयवाली और आरुणवी श्वेत केतु जैसे दार्शनिक राजा देखने को मिलेंगे। तो पांचाल क्षेत्र कहाँ पर है? जो पांचाल जनपद है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये जनपद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में जो दूसरा जनपद है कौशल जनपद, जहाँ पर से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ पर से वे आते हैं, तो वह क्षेत्र है अयोध्या और श्रावस्ती क्षेत्र में। तो अब यहाँ पर से देखना गांधार, यहाँ ये आ गया इधर कुरु और जो भारत है उनका मिलकर, और फिर यहाँ पर से पांचाल, और फिर ये इधर साइड में आपको मिलेगा ये श्रावस्ती हो गया, ये श्रावस्ती हो गया। और अयोध्या आपको इधर कहीं देखने को मिलेगा, अयोध्या आपको मिलेगा, अयोध्या श्रावस्ती ये हो गया, और उसके जस्ट नीचे ये हो गया अयोध्या। ठीक है, ये हो गया श्रावस्ती और ये हो गया अयोध्या। इन दोनों शहरों के क्षेत्रों को मिलाकर कौन सा जनपद था? कौशल जनपद। और इनके नीचे साइड में बोले तो यहाँ पर ये मिर्ज़ापुर आपने गुड्डू भैया वाला एरिया हो गया, और ये ऊपर आ गया वाराणसी, बनारस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काशी जनपद। काशी जो वाराणसी है उसका ही पुराना नाम है काशी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा काशी जनपद, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, और वर्णवती नदी इस क्षेत्र में बहती है, और इसके किनारे या बनारस या वाराणसी काशी जनपद था। काशी को भगवान शिव का नगर भी कहते हैं कि हिमालय पर्वत को छोड़कर जब वे लोगों के बीच रहने आए तो वे काशी में आकर बसे थे। तो इसका भी अपना एक धार्मिक महत्व है। तो इन चीज़ों के ज़रिए भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आप विदेह जनपद की बात करेंगे। जो विदेह जनपद है, तो यह विदेह जनपद आपको गंडक नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो ये नेपाल है, और नेपाल से आपको ये गंडक नदी यहाँ पर आपको बहती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इधर साइड में आपको गंडक नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका सबसे पूर्वी विस्तार है। अब इसके ये इधर साइड में आपको मगध जनपद मिलेगा, मगध जनपद, जैसे ये अनार्य कह रहे हैं क्योंकि ये इस काल में इनका हिस्सा नहीं था, ये अलग से इनका विकास हुआ है। यहाँ पर मगध है, और ये मध्य प्रदेश में इधर कहीं आपको अंग देखने को मिलेगा। ठीक है, मगध और अंग, इनका उल्लेख हमें मिल रहा है अनार्य के रूप में। ये इस काल में जनपद बन चुके हैं, लेकिन ये आर्यों की संस्कृति नहीं है। तो ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं। ये इस क्षेत्र में आपको गांधार और केकई देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान क्षेत्र में आपको मद्र और मत्स्य देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर जो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कौन से जनपद देखने को मिलेंगे? कुरु जनपद देखने को मिलेगा, जो कि भारत और पुरु जन से मिलकर बना है, और यहाँ पर से हमारे अर्जुन और उनके साथ ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उनका संबंध था। ठीक है, अब इधर साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पंचाल क्षेत्र में पंचाल देखने को मिलेगा, बदायूं हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, और ये एक और क्षेत्र कौन सा था, बरेली हुआ। फिर इसके जस्ट साइड में आपको ये श्रावस्ती और अयोध्या, यहाँ पर आपको भगवान श्री राम का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा कौशल जनपद आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसके थोड़े नीचे साइड में आपको ये वाराणसी में आपको काशी जनपद देखने को मिलेगा, काशी का प्राचीन नाम है। और फिर इधर ये गंडक नदी के किनारे जो सदा नीरा गंडक को क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हिमालय से निकलती है, बर्फीले क्षेत्र से निकलती है, और बर्फीले क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में हमेशा पानी रहता है। तो भारत में जितनी भी नदियाँ, चाहे वह गंगा हो, यमुना हो, जितनी भी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, वे सभी सदा नीरा नदियाँ हैं। मतलब उनमें साल भर पानी रहता है, वे कभी सूखती नहीं हैं। तो यहाँ पर ये आपको विदेह जनपद आपको ये देखने को मिलेगा। मिथिला इसकी राजधानी है, जहाँ पर से माता सीता आती हैं। तो यहाँ पर हमने इस काल के जनपदों को समझने का प्रयास किया, और दो
अन्य जनपद इस काल के थे मगध और अंग, जो कि अनार्य संस्कृति के थे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और मैप के ज़रिए आपको और आसानी से समझ में आई होंगी, तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि इसमें वक्त बर्बादी है या फिर मैं और अच्छे से कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और वीडियो के आखिर में जो पिछला वाला हमारा जो शुरुआत में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो इस काल में जनपदों का निर्माण हुआ, ये उत्तर भारत में क्यों नहीं हुआ, ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ, या फिर इसका विस्तार ज़्यादा राजस्थान गुजरात क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ, तो इसका ये रीज़न है कि जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, बिहार क्षेत्र है और हरियाणा दिल्ली क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर पर्वत पहाड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र है। और इस टाइम पर लोहे से वो परिचित हो गए थे, तो उनने खेती का विकास अच्छे से डेवलप कर लिया था। तो इस काल में समृद्धि इन क्षेत्रों में थी, इसलिए हमें उनका विकास इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चूँकि उत्तर भारत में जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल और उत्तराखंड है, इधर आपको बर्फीले क्षेत्र और बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ मिलती है, तो उधर दुर्गम क्षेत्र के कारण उनका विस्तार नहीं होता है। यही कारण है कि जो राजस्थान क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमें मद्र और मत्स्य जैसे सिर्फ 2 जनपद देखने को मिलते हैं, वो भी उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नीचे भी नहीं मिलते। क्योंकि सभ्यता का विकास हमेशा वहीं होता है जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता होती है। आप अगर कहीं पिकनिक मनाने जंगल गए, तो आप ऐसा स्थान ढूंढना पसंद करेंगे जहाँ पर कोई झरना या छोटी सी नदी हो या फिर कोई अच्छा सा माहौल हो, ताकि आप अच्छे से पिकनिक मना सकें। तो यहाँ पर तो पिकनिक मनाने की बात नहीं है, यहाँ पर तो पूरा बसाव करने की बात है। इसलिए जहाँ इन्हें समृद्धि और सुगम रास्ते मिले, वहाँ पर ये बसे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने चीज़ों को बेहतर समझा होगा। जनपदों को और दार्शनिक राजाओं को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सफलता का द्वार हमेशा खुला रहता है, पर करीब पहुँचने पर ही दिखाई देता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, लगातार मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको ये लगेगा कि ये नौकरी, ये एग्ज़ाम क्रैक करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जब आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे और PYQs लगाएंगे, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो करिए मेहनत, हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। नमस्कार।